नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस पेपर से आप यूपीएसआई, यूपी टेट, जेल वार्डर और उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो है वो तैयारी को सुचारू कर सकते हैं। तो आज हम हिंदी का ऑल इंडिया टेस्ट सॉल्व करेंगे जिसमें कुल 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है मित्रों, तो जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न क्या है हमारा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आज हमने लिया रचनाओं से पहला प्रश्न है। विजय पताका पूछ रहा है किस लेखक की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है कि जगन्नाथ रत्नाकर की है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। तो विजय पताका जो है वो किस लेखक की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो विजय पताका की रचना की है। मैथिली शरण ने कौन सी रचना की है? पंचवटी इन्होंने रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्र कवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। जगन्नाथ रत्नाकर ने कौन सी रचना की है बताइएगा। इनकी है रचना गंगा लहरी और श्रृंगार लहरी, और उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कौन सी रचनाएं की हैं? प्रिय प्रवास, प्रेम प्रपंच। ठीक है दोस्तों, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो प्रश्न नंबर पहला का हमारा विजय पताका जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, रंग में भंग किस लेखक की रचना है। श्रीधर पाठक की है कि केशव दास की है कि मैथिली शरण गुप्त की है कि कुलपति मिश्र की है। तो बताइएगा सभी लोग, रंग में भंग किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने जो है वो रंग में भंग की रचना की है। रंग में भंग रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने की है। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना है बताइएगा सभी लोग। कश्मीर की सुषमा, इनकी कौन सी है? कश्मीर की सुषमा। ठीक है, कश्मीर की सुषमा। अब पूछ लिया जाए केशव दास की कौन सी रचना है। कविप्रिया। और कौन सी है? रसिक प्रिया। ठीक है, और रामचंद्र का भी केशव दास की रचना है। तो मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 3। दीपशिखा किसकी कृत है। सुभद्रा कुमारी चौहान की है कि सुमित्रा नंदन पंत की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा जो है वो किस लेखक की रचना है। तो दीपशिखा जो दोस्तों वो महादेवी वर्मा ने लिखी है। महादेवी वर्मा ने यामा, नीरजा, निहार, गिल्लू, रस्म, दीपशिखा, ये जो रचनाएं जो हैं वो महादेवी वर्मा की हैं। और पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद ने कौन सी रचनाएं की हैं, तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं बताइएगा। वीणा, पल्लव, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पूछ लिया जाए सुभद्रा कुमारी चौहान ने झंडे की इज्जत, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो दीपशिखा जो है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झरना किस लेखक की कृत है। राम कुमार वर्मा की, धर्मवीर भारती की, सोहनलाल द्विवेदी की कि हरवंश राय बच्चन की। तो झरना पूछ रहा है बताइएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी ने जो है वो झरना की रचना की है। और झरना की रचना दोस्तों याद रखना जयशंकर प्रसाद ने की है। अगर ये सोहनलाल द्विवेदी ऑप्शन में ना होता तो जयशंकर प्रसाद होता, तो हमारा विकल्प जयशंकर प्रसाद सही हो जाता है। यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी ने भी झरना की रचना की है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा की कौन सी रचना है बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चित्तौड़ की चिता, हाँ, चित्तौड़ की चिता जो है वो रामकुमार वर्मा की रचना है। और धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठंडा लोहा जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। हरवंश राय बच्चन ने कौन सी की हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये हरवंश राय बच्चन की कविता हैं। तो झरना जो है दोस्तों वो सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी की रचना जो है वो झरना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? शब्द को कहा जाता है कि व्यंजन को कहा जाता है कि स्वर को कहा जाता है कि वर्ण अक्षर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण को कहते हैं, ठीक है, अक्षर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? खा है कि धा है कि था है कि ता है? तो बताइएगा सभी लोग। अल्प प्राण इसमें ध्वनि पूछ रहा है, कौन सी है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ता जो है वो अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। नी, पर, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा? तो बताइएगा सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निबंध में दोस्तों नी उपसर्ग है, परिजन में पर है, 29 में जो है वो उन उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगला प्रश्न है मित्रों, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइएगा। मिठास शब्द में जो है वो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा का कि ठास का कि आस का कि प्यास का? बताइएगा सभी लोग। तो दोस्तों याद रखना मिठास में जो है वो आस प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है वो आस प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द होते हैं, शब्द क्या होते हैं? स्वर एवं व्यंजन के मेल को शब्द कहते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय के स्वरों को कहते हैं कि निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल को कहते हैं शब्द? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को जो है वो हम शब्द कहते हैं। ठीक है, उसे हम शब्द कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, इसमें गलत पूछ रहा है, गलत इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर सी है कि ऑप्शन नंबर डी है? तो बताइए इसमें गलत कौन सा है? मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी, तेली तेलिन? मोटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोटी, धोबी की धोबिन, दाता का दानी की तेली की तेलिन? तो ये दाता का जो है वो दात्री होता है, दात्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये गलत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा नहीं है? पटना, रामायण, औरत, गंगा? तो बताइएगा सभी लोग इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। हाँ, ये जो है ऑप्शन नंबर सी औरत, ये जो है वो जातवाचक संज्ञा है।
जातवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द किसी की जात का बोध होता है उसे हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। पटना जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो औरत, ये जो है ये जातवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, द्वावपि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा, बताइएगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही संधि विच्छेद होगा, द्वौ धन अप होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर सी है कि ऑप्शन नंबर डी है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अति धन अधिक होगा। ठीक है, अति धन अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, बताइए। द्वंद्व समास में कि तत्पुरुष समास में कि द्विगु समास में कि अव्ययी भाव समास में, बताइएगा। ये दोस्तों गलत लिखा है। ठीक है, बताइएगा। तो द्विगु समास में जो है पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है और अंतिम पद ये संज्ञा होता है। ठीक है, संज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको अगले वीडियो प्रॉपर मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि है कि उपसर्ग है कि अन्वय है कि अव्यय है, बताइएगा। अथवा पूछ रहा है क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अथवा जो है वो एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द वे होते हैं जिसमें किसी लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? जंगल देता है कि वन देता है कि अरण्य देता है कि कानन देता है, तो बताइएगा। इन ऑप्शनों में पानी का अर्थ कौन सा देता है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वन जो है वो पानी का अर्थ देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ है कि यज्ञ है कि सर्वज्ञ है कि अनज्ञ है, तो बताइएगा। अब अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द विज्ञ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए ग्राह शब्द का विलोम शब्द नहीं है। आग्रह, त्याज्य, एवं अभी दोनों सही हैं कि सद्वा, बताइएगा। इसका विलोम, ग्राह का विलोम शब्द नहीं है इसमें। तो ये सद्वा जो है दोस्तों ये ग्राह का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सद्वा जो है वो ग्राह का विलोम शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से यमुना का पर्यायवाची शब्द है? कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी, बताइएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये कालिंदी जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, भागीरथी तो गंगा का होता है, भागीरथी तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है। और ये कालिंदी जो है वो इसको कहते हैं यमुना को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 20 है, देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर, गीवाड़, तो बताइएगा। देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किंकर है, ये देवता का पर्यायवाची नहीं है।
देवता का पर्यायवाची निर्जर होता है, त्रिदश होता है कि गीवाड़ भी होता है। किंकर तो सेवक को कहते हैं, सेवक। और नौकर, नौकर का पर्यायवाची जो है वो किंकर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ क्या है? सरसों के लिए ज़मीन होनी चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। सफलता समय पर आती है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहवारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्यधिक लाभ लेना जो है वो पहवारा होना मुहावरे का अर्थ बताया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों। पक्ष का जो है वो तद्भव पूछ रहा है, वो क्या है? पंछी है कि पखेरु है कि पंख है कि इनमें से कोई नहीं? तो पक्ष का जो है वो तद्भव रूप क्या होता है? ये पंख को कहते हैं। ठीक है, पक्ष तो जो है वो तत्सम शब्द है, तत्सम है। तो इसका तद्भव पूछ रहा है तो ये पंख हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए की है कि ऑप्शन नंबर बी की है कि ऑप्शन नंबर सी कि ऑप्शन नंबर डी? तो जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको हिंदी की प्रॉपर वीडियो मिलती रहें। और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। ठीक है, तो ये भुक्कड़ है, ये अशुद्ध लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसकी शंका का समाधान हो गया, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है कि बुंदेली है कि बांगरू है? तो बताइएगा, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो ब्रजभाषा जो है वो सर्वाधिक प्रमुख बोली है पश्चिमी हिंदी की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइएगा सभी लोग। उस शिष्य कहते हैं कि आश्रमवासी कहते हैं कि विद्यार्थी कहते हैं कि अंतेवासी कहते हैं? तो जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे हम अंतेवासी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्फूर्ति होता है कि युद्ध होता है कि उत्साह होता है कि विरक्ति होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशं जहाँ निरंतर गावो, इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। तो बताइएगा सभी लोग, इसमें कौन सा अलंकार निहित है? तो रूपक अलंकार है इसकी, यमक अलंकार है इसमें, कि अनुप्रास अलंकार है कि श्लेष अलंकार है? तो बताइएगा सभी लोग, इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें याद रखना है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइएगा। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 होती हैं कि 12 होती हैं कि 13 होती हैं कि 14 होती हैं? तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे हिंदी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल। ठीक है दोस्तों, कल शाम को 7 बजे मिलते हैं लाइव। शाम को 7 बजे हम लाइव मिलेंगे। तो
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।